ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सबका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि मन लगा के पढ़ रहे होंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम 2027 में बेहतर अंक लाएं। 95%, 96%, 475, 480 इस तरह का नंबर आपके आए। तो चलिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक का डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व की थ्योरी को अच्छे से जानते हैं। पूरे चैप्टर को सिलसिलेवार अब हम लोग पढ़ेंगे, ताकि इसकी थ्योरी अच्छी हो जाए, ताकि हम लोग इससे आने वाले क्वेश्चंस थ्योरेटिकल 1 नंबरिया और 5 नंबरिया अच्छे से हम लोग बना सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करने के लिए ये सेशन लेकर आए हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको इसका पहला टॉपिक बताते हैं, जो कि इसका पहला टॉपिक है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ये इसका पहला टॉपिक है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व उन तत्वों को कहा जाएगा जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो आखिरी इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरे? डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हों, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी वैसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, कक्षक को ऑर्बिटल भी बोलते हैं बच्चों, डी कक्षक या ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका पहला टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? तो बच्चों, वैसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखते समय वो 110% डी कक्षक में अगर प्रवेश करता है तो उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला आयरन Fe, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि Fe एक डी ब्लॉक का तत्व है, तो आप इसे चेक करेंगे कि क्या इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं। तो आइए देखते हैं। Fe का परमाणु संख्या होता है बच्चों 26, तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं? मैक्सिमम 10, लेकिन आप यहां तक 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं बच्चों? 20। और आपका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? Fe का तो 26 परमाणु संख्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। तो अब बच गए 6, तो आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब बताइए, जहां तक आप देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट कि आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन Fe के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश किया बच्चों? डी कक्षक में। ये जो डी कक्षक है उसमें प्रवेश किया, इसीलिए Fe एक डी ब्लॉक का तत्व होगा, नो डाउट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आता है कि डी ब्लॉक के तत्व से क्या समझते हैं, तो क्या लिखेंगे? वैसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उसे हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और आपको अगर दिखाई देगा कि हाँ सर, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप उसे डी ब्लॉक का तत्व आसानी से कह सकते हैं। जैसे आइए एक दो और चेक करते हैं बच्चों, एक दो और चेक करते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए आपके सामने
कोई कहता है कि बताइए कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट क्या है? ए ब्लॉक, डी ब्लॉक का तत्व है, एफ ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है? तो आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगर इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेंगे तो 110% यह एक डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो लिखेंगे 27 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 27 होता है। यहां तक आपने 20 भर लिया, 7 बचे। डी की कैपेसिटी होती है बच्चों कितना? 10, लेकिन 7 है तो हम 10 कहां से देंगे? अब 7 है तो 7 ही दे देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट 3d7, इस तरह से आपने देखा कि आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है वो किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है? डी कक्षक में। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स कोबाल्ट एक डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको डी ब्लॉक के तत्व समझ में आ गए होंगे कि किसे कहा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व कहते हैं। बड़ा पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में 1 नंबर में ये कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अब लड़के कह रहे हैं कि सर अगर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं तो क्या ये दोनों एक ही हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अभी आपने डी ब्लॉक के तत्व का डिफिनीशन जाना, अब आपको संक्रमण तत्व के डिफिनीशन को जानना चाहिए ताकि आप खुद ये सोच सकें कि क्या सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं या सभी डी ब्लॉक के तत्व क्या संक्रमण तत्व हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको संक्रमण तत्व के बारे में जानना होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी तत्व का हम क्या लिखे, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, किस रूप में लिखना है? यदि हम किसी तत्व का ऐसे तत्व जो क्या हो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में लिखें, मूल अवस्था में लिखें, या वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम मूल अवस्था में लिखें या उनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में लिखें। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में लिखें। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप मूल अवस्था में लिखते हैं या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में लिखते हैं और आप देखते हैं कि उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आप देखते हैं कि उसके मूल अवस्था में या किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है? अधूरा भरा हुआ डी कक्षक है। डी कक्षक कैसा भरा हुआ है? डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ है। डी कक्षक अपूर्ण भरा हुआ है, अपूर्ण रूप से भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिनकी मूल अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या होने चाहिए? अपूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। यानी डी कक्षक टोटल भरे हुए नहीं होने चाहिए। डी कक्षक टोटल भरे हुए का मतलब होता है D10। डी कक्षक की टोटल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी आप जब उस तत्व को उसकी मूल अवस्था में देखें या उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में देखें तो आपको दिखना चाहिए कि उसके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों तो वो उसका डी कक्षक भर जाएगा। और भरे हुए डी कक्षक अगर किसी के पास होंगे, पूर्ण रूप से अगर किसी का डी कक्षक भरा हुआ है, तो आप उसे संक्रमण तत्व
नहीं कह सकते। संक्रमण तत्व आप तभी कह सकते हैं जब किसी तत्व का डी कक्षक क्या हो, अपूर्ण रूप से भरा हो, यानी पूरा पूरा भरा हुआ ना हो, उसमें कम से कम एक जगह खाली होनी चाहिए। D9 भी होगा तो चलेगा। D9 का मतलब इसमें अब डी कक्षक में एक जगह खाली है, यानी अपूर्ण रूप से भरा है। D8 भी रहेगा तो चलेगा, दो जगह खाली है। D7 रहेगा तो चलेगा, तीन जगह खाली है। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, कोई भी संरचना रहे, D10 ना रहे। D10 पूरा भरा हुआ डी कक्षक होता है। बाकी इसको छोड़कर अभी हमने जितने नाम लिए वो सारे डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अगर किसी तत्व के मूल अवस्था में, मूल अवस्था का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कई लड़के ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सर हम मूल अवस्था नहीं समझ पा रहे हैं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं समझ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी तत्व के मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अगर डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो उस तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो सर मूल अवस्था और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पहले समझाइए। देखिए, मान लीजिए आप कोई तत्व लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वैनेडियम लिया, अभी वैनेडियम लिया, तो अभी वैनेडियम के ऊपर कोई आवेश तो नहीं है, कोई चार्ज तो नहीं है, वैनेडियम आयन के रूप में तो नहीं है। तो अगर वैनेडियम को आपने परमाणु के तौर पर लिया है, उदासीन रूप में लिया है, और उस समय उसको आप देखेंगे कि इसका डी कक्षक खाली है कि नहीं है या पूर्ण रूप से भरा हुआ, उस समय अगर देखते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हुए देखते हुए, तो आप उस समय उसको मूल अवस्था कहेंगे। यानी मूल अवस्था का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी तत्व को आप उसके उदासीन रूप में देख रहे हैं, जब उस पर कोई आवेश नहीं है। और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि जब वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बन चुका है, उसको हम सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जैसे वैनेडियम आपको मिल जाएगा V+ के रूप में मिल जाएगा, V2+ के रूप में मिल जाएगा, V3+ के रूप में मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, V2+ के रूप में मिल जाएगा, V3+ के रूप में मिल जाएगा, V4+ के रूप में मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो वैनेडियम ये जो मिल रहा है ना, ये जो वैनेडियम मिल रहा है, वैनेडियम 2+, वैनेडियम 3+, वैनेडियम 4+, ये क्या है? ये है वैनेडियम तत्व के ऑक्सीकरण अवस्था का रूप। यानी ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि आप उस तत्व को कब देख रहे हैं, जब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, त्याग दिए हैं। और याद रखना, आपको सभी तत्वों के जब भी आप चेक करेंगे कि वो संक्रमण तत्व है कि नहीं है, तो आप उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था को भी चेक कीजिएगा। खाली उसकी मूल अवस्था को चेक करके कभी ये घोषित मत कीजिएगा कि ये संक्रमण तत्व है या नहीं है। मूल अवस्था का मतलब है उदासीन रूप में उस तत्व को हमने चेक किया कि उसकी डी कक्षक भरे हैं या खाली हैं। अगर खाली हैं तो संक्रमण तत्व है, नहीं है पूर्ण रूप से भरे हैं तो संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन सिर्फ मूल अवस्था को चेक करके अगर कोई संक्रमण तत्व के बारे में एनालिसिस करता है तो गलत है। आपको मान लीजिए किसी की मूल अवस्था में आपको दिखता है कि उसकी मूल अवस्था में क्या है, पूरा का पूरा डी कक्षक भरा है, तो आप कह देंगे सर ये संक्रमण तत्व तो नहीं है, क्योंकि संक्रमण तत्व का मीनिंग तो होता है अपूर्ण भरा हुआ डी कक्षक। इसके तो सारे डी कक्षक भरे हुए हैं। लेकिन आपने मूल अवस्था में भी चेक किया है बच्चों, आपको चेक करना चाहिए उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी। अगर मूल अवस्था में भरा हुआ है लेकिन उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी उसके आवेशित रूप में, अगर उसके डी कक्षक खाली आपको दिख गए, अगर उसके डी कक्षक आपको खाली दिख गए, तो आपको मानना पड़ेगा कि वह एक संक्रमण तत्व है। यानी संक्रमण तत्व होने के लिए आपको दो जगह चेक करना चाहिए, उसकी मूल अवस्था और उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों चेक करना चाहिए। दोनों में से अगर कहीं भी अगर उस तत्व में खाली डी कक्षक हैं, अपूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जगह खाली है, तो संक्रमण तत्व है। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप कॉपर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉपर। कि सर कॉपर को चेक कीजिए तो ये संक्रमण तत्व है कि नहीं है। मैंने कहा ठीक है चेक करो। तो किसी भी चीज को संक्रमण तत्व के रूप में चेक करना है तो आप किस रूप में चेक करेंगे? एक बार मूल अवस्था में चेक करेंगे, और जब मूल अवस्था में चेक कर लेंगे और वहां से क्लियर नहीं होगा तो आप एक काम कीजिएगा,
आप उसके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, नॉर्मली वो जिस तरह की ऑक्सीकरण अवस्था अपनाता है उस ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी उस तरह के उसके आयनिक रूप में क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कॉपर को। तो कॉपर को जब हम चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो ताकि पता चले इसके अंदर डी कक्षक खाली है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे कॉपर का 29 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, जो अभी कुछ देर बाद फिर से मैं चर्चा करूंगा, तो अभी आप बस दिमाग में नोट कर लीजिए कि देखिए आपको एस का एक इलेक्ट्रॉन इस डी को देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर जबरदस्ती है क्या? इसका लॉजिक है माय डियर स्टूडेंट, इसका लॉजिक होता है पूर्ण भरा कक्षक और अर्ध भरा कक्षक। अगर हम एस का एक इलेक्ट्रॉन D9 को दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4s1 एस का देंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये एक ले लेगा तो 3d10, जिससे क्या होगा कि आपका डी में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा। तो पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन के जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, कॉपर का ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ये होगा नीचे वाला। अब आप कॉपर को किस रूप में देख रहे हैं, मूल अवस्था में देख रहे हैं। किस अवस्था में देख रहे हैं बच्चों, मूल अवस्था में। मूल अवस्था में जब आप देख पा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर हमको दिखाई दे रहा है कि इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से क्या है, भरे हुए हैं। इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से क्या है, भरे हुए हैं। तो अगर इसके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो क्या आप इसे संक्रमण तत्व कहेंगे? नहीं। जैसा कि आपसे डिफिनीशन कहा गया था कि संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनके क्या हो, डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हों, यानी कुछ जगह उसमें खाली होनी चाहिए। इसमें तो जगह खाली ही नहीं है। यानी मूल अवस्था को जब आपने चेक किया कॉपर का, तो आपको रिजल्ट क्या आया कि यह मूल अवस्था के चेक करने से आया कि यह संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो आपको लगा कि सर अब मैं बोल देता हूं कि संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं बच्चों। आपको संक्रमण तत्व का पता लगाने के लिए दो चीजें चेक की जाती हैं। एक मूल अवस्था, अगर मूल अवस्था से आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपको एक बार फिर से उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था को चेक करनी चाहिए। तो आपने अभी तक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था चेक नहीं किया है। कॉपर का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। डिटेल में आगे जब चर्चा करेंगे तो उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। अभी आप याद रखिए कि कॉपर का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होता है Cu+ एंड Cu2+। ये दो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, यानी दो तरह के आयनों में सामान्य रूप से मिलता है। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब अभी आप आयन ही समझिए। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, आप अब Cu+ के रूप में इसको चेक कीजिए, Cu2+ के रूप में चेक कीजिए। आइए Cu+ के रूप में चेक करते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो Cu का आपने लिखा है, तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन प्लस है? एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, Cu में से त्यागना पड़ेगा। लेकिन अब लड़का कहेगा सर D में से दे दें, क्योंकि सबसे बाहर तो D दिख रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दिए जाते। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखे भी नहीं जाते। 12th में, 12th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं मैं बताता हूँ। ये किसको दिखा रहा है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 किसको दिखा रहा है बच्चों? आर्गन को। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप सबसे पहले आप निष्क्रिय गैस की चार्ट याद कीजिए। हीलियम, हीलियम का 2, हीलियम के बाद नियोन, नियोन का 10, इसके बाद से आपका पड़ जाएगा आर्गन, आर्गन का 18, इसके बाद से क्रिप्टन, क्रिप्टन का हो जाएगा 36। चलिए अभी इतना ही आप याद करिए। ठीक है, इसके से आपको हो जाएगा जेनॉन, जेनॉन का हो जाएगा 54। ठीक है, इसका से हो जाएगा रेडॉन, रेडॉन का हो जाएगा 86। ये सब आपके क्या है, निष्क्रिय गैस है। जब भी आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप निष्क्रिय गैस के साथ लिखें। ठीक है ना, निष्क्रिय गैस के साथ लिखें, निष्क्रिय गैस के साथ। तो यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 आप इतना क्यों लिख रहे हैं? आप एक ही बार देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा निष्क्रिय गैस लेना है? तो कॉपर का अपना परमाणु संख्या 29 था,
अब 29 बताइए किसके बीच में आता है? 18 और 36 के बीच में। 29 किसके बीच में आता है बच्चों? 18 और 36 के बीच में। तो अगर 18 और 36 के बीच में 29 आता है तो आपको कौन सा वाला निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए यूज करना चाहिए? जो 29 से जस्ट पीछे है। तो 29 से जस्ट पीछे कौन है? 18। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए था आर्गन AR। ठीक है, इसका से लिखना चाहिए था। अब यहां से आ जाओ, आर्गन तक यहां तक हो गया। अब ये जो लिखा वो लिखो 4s1 3d10, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए था। ठीक है, ये 12th में लिखने का तरीका है। तो माय डियर स्टूडेंट, 12th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन अब हम लोग Cu प्लस की चर्चा कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, राइट, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे समझाया जा सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कॉपर का जो अपना मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि 12th का लिखने का रूल है, उस रूल में हम लोग कैसे लिखते हैं? AR, कॉपर की मूल अवस्था में क्या हो गया? AR, ठीक है, 4s1 3d10, ये हो गया। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। अब कहेंगे सर अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जब आप Cu प्लस के लिए ट्राई करेंगे आप फंस जाएंगे। Cu प्लस के लिए जब आप ट्राई करेंगे तो आप फंसेंगे। सर हम कैसे फंस जाएंगे? मैं बताता हूँ। Cu प्लस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपर की जो मूल अवस्था की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सबसे बाहर 3d10 है, इसी में से एक निकाल देता हूं। नहीं बच्चों, ऐसा कभी मत करना। बल्कि आप, मैं तो कहूंगा कि आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सजाने का भी सीखिए। अगर आप सजा के लिखते हैं ना तो कभी आप कंफ्यूजन के शिकार नहीं होंगे, कभी कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। आप सजा के लिखिए। सर सजाते किस आधार पर है? कक्षा संख्या के आधार पर सजाते हैं। कक्षा संख्या के आधार पर सजाते हैं। कक्षा संख्या के आधार पर सजाते हैं। कक्षा संख्या को प्रधान क्वांटम संख्या भी कहते हैं बच्चों, उसके आधार पर सजाया जाता है। तो सर सजाइए। तो देखिए सजाने का तरीका क्या है कि अब तुम कहोगे सर इसमें कक्षा संख्या कहाँ है? तो जो डी और एस के आगे ये नंबर लिखे हुए बच्चों, लीजिए मैं थोड़ा कलम चेंज कर ले रहा हूं। ये रहा डी और एस के सामने जो नंबर लिखे हुए हैं वो कक्षा संख्या या प्रधान क्वांटम संख्या को दिखाते हैं। ठीक है, आप इनको अरेंज करके लिखिए। ठीक है, आप सबसे पहले, आपको नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ऐसे लिख लीजिए और लिखने के बाद एक काम कीजिएगा, ऐसे छोड़िएगा मत, इसको अरेंज कर लीजिएगा। किस आधार पर? कक्षा संख्या प्रधान क्वांटम संख्या के आधार पर। जब आप अरेंज करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए, मैं इसको थोड़ा अरेंज करके Cu का लिख लेता हूं। तो Cu का अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा कि जो प्रधान क्वांटम संख्या कक्षा संख्या कम होती है वो पहले लिखी जाती है। यानी 3 और ये 4, यहाँ पे 2 कक्षा संख्या हमको दिख रहा है, एक कक्षा संख्या 3, एक कक्षा संख्या 4। तो नियम कहता है कि जो कक्षा संख्या कम होती है वो पहले लिखी जाती है और जो कक्षा संख्या ज्यादा होती है वो बाद में लिखी जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे AR, रियल में ऐसे लिखा जाता है। तो आज के बाद से आप ऐसे पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि आप अब बाऊ के नियम से लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन लिखने के बाद बच्चों कृपया करके सजा लेना। सजाने के बाद कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो आप AR लिख लिए, तो चौथी कक्षा बड़ी है, तीसरी कक्षा छोटी है। छोटी कक्षा अंदर रहनी चाहिए तो इसको अंदर कर देंगे, लिखेंगे 3d10 4s1। पहले आप इसको सीखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका सीखिए। अगर आपने इसको सीख लिया बच्चों तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में D&A ब्लॉक या और भी कहीं जहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे उपशोषण यौगिक अगला चैप्टर, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। आपको सबसे पहले ऐसे लिखने आना चाहिए। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, संक्रमण तत्व क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दूं। ठीक है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दूं। आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक, मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले आप यहां देखिए। तो सर हमने तो लिख लिया ये कॉपर का। अब आप क्या कीजिए कि अगर आपने कॉपर का लिखा है तो आप इसके डी कक्षा को देखिए। अभी आपने कॉपर का लिखा है, खाली कॉपर का लिखने का मतलब मूल अवस्था का लिखा है। मूल अवस्था में डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी डी की अधिकतम लिमिट 10 होती है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इस आधार पर तो हम कह सकते हैं मूल अवस्था देखकर कि ये संक्रमण तत्व नहीं है।
संक्रमण तत्व तो नहीं है। लेकिन आप फिर भूल कर रहे हैं। आपको सिर्फ मूल अवस्था देखकर ही यह फैसला नहीं करना है कि संक्रमण तत्व है कि नहीं है, आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी चेक करनी चाहिए। तो चलिए, कॉपर के मुख्य रूप से दो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं, Cu प्लस और Cu2+। इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर इनमें से किसी में भी अगर डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हुआ मिला, यानी कहीं ना कहीं खाली मिल गया, तो आप किसी एक में भी मिल गया, तो चाहे मूल अवस्था में मिल जाए, चाहे इसके किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में मिल जाए, तो आप उसे संक्रमण तत्व कहेंगे। तो आइए चेक करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट इसको मिटाइए और आप Cu का लिखें अभी। और अब काम क्या करेंगे, Cu प्लस का लिखेंगे, फिर Cu2+ का लिखेंगे और चेक करेंगे कि किसी ऑक्सीकरण अवस्था वाले में कॉपर के अंदर अपूर्ण भरा डी कक्षक है कि नहीं है। अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व है। तो Cu+ का लिखिए। Cu+ का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो भी आपने स्ट्रक्चर्स लिखा है आप उसको लिखिए Ar Ar। ओके, अब इसके बाद से आपको Cu+ का मतलब होता है कि जो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देना है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देना है। तो त्यागा जाता है कहां से इलेक्ट्रॉन, सबसे बड़ी कक्षा संख्या। तब तो सबसे बड़ी कक्षा संख्या बाहर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एक इलेक्ट्रॉन त्याग दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो बचेगा क्या, 3d10 4s0, यानी एस में अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। आप इसको लिख भी सकते हैं बच्चों और नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने तो लिख दिया है, कई बार एग्जाम में लिख के भी देता है 4s0, और कई बार लिख देगा Ar3d10। 4s में आप 0 इलेक्ट्रॉन तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये Cu+ का हुआ। अब Cu+ में डी कक्षक देखो तो सर Cu+ के रूप में भी तो डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा है। तो पूर्ण रूप से भरा है तो यहां से भी रिजल्ट आ रहा है कि संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व नहीं है। अब कई लड़के उतावले हो रहेंगे कि सर अब हम बोल ही देते हैं कि संक्रमण तत्व नहीं है। नहीं बाबू, अभी एक और इसका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लो। अगर उसमें कहीं डी कक्षक खाली मिल गया, अपूर्ण रूप से भरा मिल गया, यानी उसमें थोड़ी भी जगह खाली मिली, तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ ये संक्रमण तत्व। कहीं एक भी जगह मिल गया तो कहना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं Cu2+। Cu2+, तो Cu2+ का मतलब क्या होता है बच्चा, कि ये जो Cu की संरचना है इसमें से आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन S का निकल जाएगा, फिर एक और निकालना है तो D में से निकालोगे तो 10 में से एक निकालोगे तो 9 हो जाएगा। यानी लिखोगे Ar3d9 और 4s0 लिख भी सकते हो। तो यहां से एक निकाल लिए और 10 में से एक निकाल लिए, तो हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2। तो ये स्ट्रक्चर बना। अब बताइए Cu2+ वाली संरचना में डी कक्षक आपको अपूर्ण रूप से भरा हुआ दिखा। अपूर्ण भरा का मतलब क्या होता है, यानी वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है, थोड़ी सी जगह उसमें खाली है। तो आपको दिख रहा है क्या कि जगह खाली है, बिल्कुल सर दिख रहा है, क्योंकि D10 पूर्ण रूप से भरी होती है, ये तो D9 है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, यानी डी कक्षा का पूर्ण रूप से भरा है। यानी Cu2+ को देख के हमको कहने का मन हो रहा है कि हाँ कॉपर एक संक्रमण तत्व है, कॉपर एक संक्रमण तत्व है। तो माय डियर, आपको एकदम भरोसे में रहना है। अगर अब आपको समझ में आएगा कि संक्रमण तत्व का डेफिनेशन क्या होता है, वैसे तत्व जो अपनी मूल अवस्था में या किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में क्या रखते हो, अपूर्ण भरा डी कक्षक रखते हो, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक का डिफिनीशन और संक्रमण तत्व का डिफिनीशन में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को नॉर्मली सामान्य रूप से हम संक्रमण तत्व के नाम से पुकारते हैं, लेकिन दोनों के डिफिनीशन में बहुत अंतर है। डी ब्लॉक का डिफिनीशन जहां कहता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा तो डी ब्लॉक का हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो संक्रमण तत्व का डिफिनीशन नहीं है। संक्रमण तत्व कहता है कि वैसे तत्व जिनके अपने मूल अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण भरा, अपूर्ण अपूर्ण मतलब खाली, थोड़ा सा खाली, अपूर्ण भरा डी कक्षक हो, उस समय संक्रमण तत्व कहते हैं। तो दोनों में अंतर है, हल्का सा अंतर है, हल्का सा, ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए हम डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कह देते हैं। आइए तो हम सबसे पहले संक्रमण तत्व का डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, संक्रमण
तत्व। अब इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बोर्ड में, वैसे तत्व जिनके मूल अवस्था में मूल अवस्था या सामान्य, कहीं भी मिल जाए, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण भरा, अपूर्ण लिखा है बाबू, अपूर्ण मतलब थोड़ा सा खाली, अपूर्ण भरा डी कक्षक हो, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे संक्रमण तत्व की श्रेणियां। संक्रमण तत्व की श्रेणियां, संक्रमण तत्व की श्रेणी। वैसे तो संक्रमण तत्व की श्रेणी बच्चों, संक्रमण तत्व की श्रेणी 4 होती है, लेकिन 4 में से हम मुख्य रूप से 3 को ही काउंटिंग करते हैं। हमसे अगर कोई पूछे कि मुख्य रूप से संक्रमण तत्व की श्रेणियां कितनी है मुख्य रूप से, तो हम 3 बोलेंगे, लेकिन होती 4 है, कुल 4 होती है। पहली जो संक्रमण तत्व की श्रेणी होती है वो होती है 3D श्रेणी। 3D श्रेणी यानी इसको हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कह सकते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कोई बोले तो 3D श्रेणी की ही बात कर रहा है। दूसरा होता है बच्चा 4D श्रेणी। तीसरा होता है बच्चा 5D श्रेणी। और चौथा होता है बच्चा 6D श्रेणी। अब बच्चे कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि मुख्य रूप से 3 ही होता है। बिल्कुल, इन्हीं 3 की बात की जाती है मुख्य रूप से, इन्हीं 3 श्रेणियों की। इस चौथी श्रेणी की क्यों नहीं बात की जाती? आखिर ये भी तो संक्रमण श्रेणी है। 6D श्रेणी भी एक तरह का संक्रमण श्रेणी है, लेकिन इसकी हम बात नहीं करते। इसके पीछे कारण है कि 6D संक्रमण श्रेणी के सारे तत्व नहीं पाए जाते। ये अभी अपूर्ण रूप से भरा हुआ है, अपूर्ण है। यानी इस श्रेणी के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जगह अभी खाली है, वो तत्व वहां पर अभी तक खोजे ही नहीं गए, पाए नहीं गए, वो खाली है। इसलिए 6D श्रेणी अपूर्ण है, यानी इसके सारे तत्व अभी तक ज्ञात नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्वों की जगह है जो खाली है, इसलिए हम इसको मुख्य संक्रमण श्रेणी में नहीं गिनते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके संक्रमण श्रेणियों को जानने का प्रयास करते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी जो पहली संक्रमण श्रेणी है वो क्या कहती है आपसे। तो ध्यान दीजिए, देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं। 3D संक्रमण श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और खत्म होती है जिंक पर। यानी 3D संक्रमण श्रेणी बच्चों स्कैंडियम से जिंक तक होती है, जिसमें स्कैंडियम की परमाणु संख्या होती है 21 और जिंक की होती है 30। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि 3D संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक होती है? 22 से 30, 24 से 30, 23 से 30, 21 से 30। तो वो परमाणु संख्या में पूछ रहा था, वो नाम में नहीं पूछ रहा था। अगर नाम में पूछता तो बोलते कि 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से जिंक तक होती है। स्कैंडियम से जिंक तक जितने तत्व आते हैं वो 3D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये हम बोलते हैं। लेकिन परमाणु संख्या में पूछे तो क्या बोलेंगे बच्चा? 21 से लेकर 30 तक। 4D संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक होती है? यतरियम से लेकर कैडमियम तक। यतरियम से लेकर कहां तक बच्चा? कैडमियम तक। कहां तक? कैडमियम तक। और 5D संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक होती है बच्चा? लैंथेनम से लेकर बच्चा ये पारा तक होती है, Hg तक होती है। लेकिन इसमें आपको एक काम करना होगा, बीच में कुछ तत्व आते हैं। लैंथेनम से जब आप पारा तक जाएंगे तो बीच में ऐसे 14 तत्व आते हैं जो 5D श्रेणी के तत्व नहीं है, उनको छोड़ दीजिएगा। सेरियम से ल्यूटेशियम, इनको
इन तत्वों को छोड़कर, इन तत्वों को छोड़कर, क्यों छोड़ा है? क्योंकि ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो इनको हम क्यों लें इसमें? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, संक्रमण श्रेणियां मुख्य रूप से 3 होती हैं, वैसे तो होती 4 हैं, लेकिन चौथे की चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि चौथी जो संक्रमण श्रेणी है 6D श्रेणी, वो अभी अपूर्ण है, उसमें बहुत सारे तत्वों की खोज नहीं हुई है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसकी बात मत कीजिए। आप मुख्य रूप से 3 संक्रमण श्रेणियों की बात कीजिए, 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी। 3D संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है। अगर परमाणु संख्या में बात किया जाए बच्चों, परमाणु संख्या में, तो 21 से लेकर 30 तक होती है। और 4D संक्रमण श्रेणी बच्चों कहां से कहां तक होती है? यथेरियम से लेकर कैडमियम तक होती है। जबकि 5D संक्रमण श्रेणी बच्चों लैंथेनम से लेकर पारा Hg तक होती है, लेकिन बीच में सेरियम से लेकर ल्यूटेशियम जैसे तत्व, यहाँ सेरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जितने तत्व है उनको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि वो हमारे 5D संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनको छोड़कर जितने तत्व हैं सेरियम से ल्यूटेशियम तक, उनको छोड़ के जितने तत्व हैं वो 5D संक्रमण श्रेणी में आते हैं। लैंथेनम भी संक्रमण श्रेणी का हिस्सा है, डी ब्लॉक का ही तत्व है, याद रखिएगा। तो माय डियर, कई लड़के सोचते हैं कि लैंथेनम एफ ब्लॉक का है, नहीं। लैंथेनम भले पीरियोडिक टेबल में, कई सारे पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम को एफ ब्लॉक के तत्व सेरियम से पहले लिख देता है, लेकिन उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो डी ब्लॉक का तत्व है, वो संक्रमण तत्व है, तो इसको याद रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं इन सब चीज़ों को आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इनको देखना है तो आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। अब आप इनको देखिए, आइए यहाँ दिखा देता हूँ। तो माय डियर, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा। राइट, ये देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नीचे करके, यस, देखिए आपको दिखेगा, ये आपको हरा कलर में जो दिख रहा है बच्चा, थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए मुझे, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो आपको हरा कलर में दिख रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए, ये जो हरा कलर में दिख रहा है, देखिए स्कैंडियम से जिंक, स्कैंडियम से जिंक तक को देखिए, ये आपका पहला संक्रमण श्रेणी है, 3D श्रेणी। ओके, स्कैंडियम से जिंक, तो इसमें कौन कौन आते हैं? स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक आते हैं। ओके, और कहां से कहां तक? ये 21 से लेकर बच्चों, 21 से, कलर चेंज करने दीजिए, दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर ही ठीक रहेगा। 21 से लेकर ये कहां तक है? 30 तक है, राइट। एक बात आप याद रखिएगा, आपको कोई भी संक्रमण श्रेणी के सारे तत्व याद हो या ना हो, जैसे आपको 3D संक्रमण श्रेणी, 4D संक्रमण श्रेणी, 5D संक्रमण श्रेणी, 6D संक्रमण श्रेणी, 4 तरह के संक्रमण श्रेणी हैं, जिसमें से 6D की बात ही नहीं करनी है। तो ये जो 3 मुख्य रूप से संक्रमण श्रेणी है, इनके सबके तत्व आपको नहीं याद करने हैं, लेकिन आपको एक संक्रमण श्रेणी है जिसके सारे तत्व याद होने चाहिए, वह है 3D संक्रमण श्रेणी। तो आपको इसको याद कर लेना है, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और इनके परमाणु संख्या को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए आपसे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 4D संक्रमण श्रेणी। 4D संक्रमण श्रेणी यथेरियम से स्टार्ट होता है, और यहाँ आप देख सकते हैं यथेरियम से चलते 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 कैडमियम तक आया है, ये 4D संक्रमण श्रेणी है। अगर आप इसको परमाणु संख्या में बात करें तो ये 39 से स्टार्ट हुआ है, 39 से लेकर कहाँ तक है बच्चा? 48 तक है। चलिए ये भी याद कर लीजिएगा। और आप अगर 5D संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं तो देखिए 5D संक्रमण श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एल से स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हुआ? Hg पर। तो 5D संक्रमण श्रेणी बच्चों एल से स्टार्ट होकर Hg पर खत्म हो गया, ठीक है, ये आपने देखा। लेकिन आप एक चीज महसूस कीजिए जो आपको मैं यहां दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा बड़ा करो, अच्छे से बड़ा करो, ज्यादा दिखेगा। हाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
यहां पे जो लैंथेनम है इसकी परमाणु संख्या 57 है, 57। और इसके जस्ट बगल में जो डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व हॉफनियम, इसका है 72। सर 57 का 58 कहां गया? 59, 60, 61, 62। मैंने कहा था ना 5D संक्रमण श्रेणी में आपको 14 तत्व छोड़ने होंगे, सेरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, जो यहां आपको दिख रहा होगा। नीचे नीचे वाला मैं दिखा दूं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या? थोड़ा सा ऊपर करता हूं, नीचे वाला दिखेगा। देखिए ये जो तत्व है, देखिए सेरियम से लेकर, थोड़ा सा इधर करने दीजिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तब 14 तत्व आएगा। आने दीजिए, यस आ गया। देखिए ये जो तत्व हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सेरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ये है 58 से लेकर 71। अब आप जरा सोचिए कि लैंथेनम से लेकर पारा जो कि 57 से लेकर 80 हो रहा है, तो 57 से 80 के बीच में 58 से 71 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा, लेकिन वो इसका तत्व नहीं है, 5D संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो सर किसका तत्व है? सर वो ए ब्लॉक का तत्व है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि 5D संक्रमण श्रेणी La से Hg तक होता जरूर है, ठीक है, लेकिन आपको सेरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक के तत्व बीच में जो आएंगे उसको छोड़ देना है। उसको छोड़कर आप कभी एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी के पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है या दूसरे पैराग्राफ में चेक कीजिएगा कि 5D संक्रमण श्रेणी La से लेकर Hg तक होती है, बशर्ते C से लेकर सेरियम से लेकर Lu तक को आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से आपने श्रेणियों को जाना, उनके तत्वों को जाना, आपको याद रखना है। आपको किसके तत्व सबसे बेहतर तरीके से याद रखना है बच्चों? किसके तत्व सबसे बेहतर तरीके से याद रखना है? बताइए मुझे, किसके तत्व सबसे बेहतर तरीके से याद रखना है? 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व सबसे बेहतर तरीके से याद रखने हैं। वो सारे आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे याद होने चाहिए बच्चों। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सारे तत्व आपको याद होने चाहिए। लीजिए बड़ा करके मैं दिखा दे रहा हूं, एक बार पढ़ दे रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं हुआ 3D संक्रमण श्रेणी, तो आप नुकसान में होंगे, क्योंकि इसका बहुत क्वेश्चन आता है। कोई श्रेणी के तत्व याद हो ना हो, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। और सारी श्रेणी का शुरुआती तत्व और अंतिम तत्व याद होना चाहिए, उससे आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो चलिए 3D संक्रमण श्रेणी 21 से 30 तक है, तो इसको देखते हैं। स्कैंडियम, टिटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और इसका परमाणु संख्या भी याद रखना है। स्कैंडियम का 21, टिटानियम का 22, वैनाडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा आगे चर्चा करें। तो आपने अभी तक क्या सीखा बच्चों? आपने अभी तक सीखा कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। आपने सीखा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। आपने संक्रमण तत्व के भी डिफिनीशन सीख लिए हैं, और आपने ये भी देखे कि संक्रमण तत्व की कितनी श्रेणियां होती हैं, मुख्य श्रेणियां कितनी होती हैं, टोटल कितनी होती हैं, सारी बातें आप सीख गए हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होंगे? क्या डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व होंगे? आपको आंसर देना है, होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं इसको चेक करके बताता हूं। देखिए डी ब्लॉक के तत्व वो सब होंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश किया है, वो डी ब्लॉक का तत्व होगा। सिंपल लॉजिक है। डी ब्लॉक के तत्व होने के लिए आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि डी कक्षक खाली है या पूरा भरा हुआ है, बस उसको इससे मतलब है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश किया कि नहीं किया। तो जैसे आप जिंक का लिखिए, ठीक है, जिंक का लिखिए, जिंक। तो जिंक मैंने आपको अभी लिखने का तरीका क्या बताया? जिंक का होता है 30। आपको लिखने का क्या तरीका बताया? कि हीलियम, नियोन, आर्गन, और क्या, और बताइए। आर्गन के बाद मैंने आपको बताया, क्या बताया? क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनॉन, फिर रेडॉन। इनको पहले याद कीजिए। तो हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, रेडॉन का 86 होता है। आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसकी परमाणु संख्या याद रहेगी तभी आप लिख पाएंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए 30। तो ये 30 किसके बीच में पड़ रहा है? 18 और 36 के बीच में। 18 और 36 के बीच में 30 है। तो आपको क्या लेना है? आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे?
क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखेंगे। ये आप 12th में आ गए, बच्चा नहीं है आप, ऐसे नहीं लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे, 30 चीज के बीच में आ रहा है 18 36, तो सबसे नियरेस्ट पीछे वाला ले लेते हैं, आर्गन ले लेते हैं। आर्गन लेते ही आपने 30 में से कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, आर्गन का जितना है आपने 30 में से उतने इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया 18, और बचे आपके पास 12। अब कैसे लिखेंगे सर, तो इसका एक लॉजिक देते हैं आपको, वो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक ध्यान से सुनिएगा। लॉजिक ये है कि जब आप यहां लिख ले तो सर आगे क्या लिखें, यहां पे तो हमको समझ ही नहीं आता अब आगे क्या लिखें, तो मैं बताता हूं आगे क्या लिखें, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये गिनना है ऊपर से कितने नंबर पर है, 1 2 3, आर्गन कितने नंबर पे है, तो आपने आर्गन लिखा है तो आर्गन 3 नंबर पर है, तो आर्गन अगर 3 नंबर पर है तो माय डियर स्टूडेंट अब आर्गन के जस्ट बगल में आप 4 लिखेंगे और एस से स्टार्ट करेंगे 4s। अगर आप क्रिप्टन लिखे होते हैं, मान लीजिए क्रिप्टन लिखे होते हैं, तो क्रिप्टन के बगल में आप क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्रिप्टन के बगल में आप क्या लिखते हैं, क्रिप्टन के बगल में लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, क्रिप्टन के बगल में आप क्या लिखते, क्रिप्टन के बगल में आप लिख रहे होते, कौन नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो क्रिप्टन के बगल में आप एक नंबर बढ़ा के 5s लिखते, 5s लिखते बच्चों। अगर आप जेनॉन लिखे होते, मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं वो जेनॉन से स्टार्ट हो रहा है, कि जेनॉन लिखते हैं, तो जेनॉन कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, तो 5 नंबर पे आ रहा है तो इसके जस्ट बगल में क्या लिखेंगे, 6s लिखेंगे। तो लिखने का ढंग सीखो, सबसे पहले ये चार्ट याद करो ताकि इससे पता चले कि कौन सा तत्व किसके बीच में आता है, ताकि हम पीछे वाला ले सकें निष्क्रिय गैस, और उसको लेते ही उतने इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख चुके होते हैं, और उसका नंबर याद रहेगा तो उसके आगे कौन सा हम लिखना है। अगर आर्गन 3 नंबर पर है तो उसके जस्ट बगल में 4s लिखना है, अगर क्रिप्टन 4 नंबर पर है तो उसके बगल में 5s लिखना है, अगर जेनॉन 5 नंबर पर है तो उसके बगल में 6s लिखना है। तो माय डियर हमारा तो आर्गन से ही काम चल रहा है, तो आर्गन के बगल में 4s लिखेंगे, कोई दिक्कत, ओके। तो हम 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 30 है तो 12 बचे हुए। अब क्या करें, एस की कैपेसिटी कितनी होती है 2, तो 4s2 लिख दिया, और जैसे ही आप 4s2 लिखेंगे अब इसके बगल में क्या लिखेंगे, एक अंक कम करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक अंक कम करके, एक अंक कम करके लिखना, एक अंक कम करके लिखना इसके जस्ट बगल में। अब यहाँ का लिखने के बाद एक अंक कम करना, 4 से एक अंक कम करना 3, और डी लिख लेना 3d, यानी जो भी यहाँ अंक रहेगा उससे एक अंक कम कर देना, उसके बगल में डी लिख देना। अगर यहाँ 4s की जगह 5s होता तो यहाँ 4d होता, अगर यहाँ 6s होता तो यहाँ 5d होता, इसको दिमाग में रखो, ठीक है। अब डी की कैपेसिटी कितनी है, अब क्या हुआ, 18 2 20 को इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, 12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 2 20 भर चुके हो, 30 था, तब बचा 10, और डी की कैपेसिटी 10 ही होती है, 10 दे दो। आपने क्या किया, आपने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अभी सबसे पहले मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आपको देता हूं ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाए मेरे भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा, हल्का फुल्का दिक्कत नहीं होगा। आप मान लीजिए ये जो देखिए पीछे, ये जो आपका दिख रहा है जिरकोनियम, इसका लिखना हो, आपको मान लीजिए एजी का लिखना हो, मान लीजिए आपको टीए का लिखना हो, टैंटेलम का लिखना हो, हाफनियम का लिखना हो, इनका लिखना हो, तो आप क्या कीजिएगा, तो माय डियर स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इनका लिखना हो तो सिर्फ इनकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। मान लीजिए जिरकोनियम का लिखना है तो उसका कितना होता है 40, कितना होता है 40, चलिए उसका लिख के दिखाते हैं। 2-4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखना सीखिए, तब हम आपको जवाब देंगे कि क्या डी ब्लॉक के सभी तत्व संकरण तत्व हैं कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिखने ढंग नहीं आता तो माय डियर स्टूडेंट आप तो कैसे भी करके डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में फंस जाएंगे, तो आप बेसिक पहले सीख लीजिए। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हटाते हैं फिर दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको सीखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये पूरा ये भी मिटा देते हैं, एक बार फ्रेश लिख देते हैं बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, फ्रेश लिख देते। हाँ, हीलियम, हीलियम का 2 होता है, हीलियम के बाद नियोन, नियोन का 10 होता है, आर्गन, आर्गन का 18 होता है, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन का होता है 36, फिर जेनॉन, जेनॉन का होता है 54, और फिर रेडॉन, रेडॉन का होता है 86। ओके, इनकी नंबरिंग लिख दो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग लिख दो 1 2, क्योंकि नंबरिंग का भी काम है,
3 4 5 6। अब आप किसी का लिखिए। सर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाइए। देखिए मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप पहले ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। सर कोई एग्जांपल लीजिए, तो एग्जांपल कौन सा ले बच्चों? चलिए जिरकोनियम ले लेते हैं। जिरकोनियम का कितना है बच्चों? 40। कितना है? 40। जिरकोनियम का है 40। क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या तो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में दिया रहेगा बच्चों कि जिरकोनियम जिसका 40 परमाणु संख्या है, उसका आप क्या लिखे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे लिखेंगे? जिरकोनियम 40 है तो पता लगाओ कि 40 किसके बीच में आएगा। 2 10 18 36 54, तो 40 36 और 54 के बीच में आएगा, ठीक है। तो आप पीछे वाला लिखिएगा जस्ट। तो पीछे वाला कौन है? यानी वो 40 आ रहा है क्रिप्टन और जेनॉन के बीच में, तो पीछे वाला क्रिप्टन है, क्रिप्टन लिखिए। क्रिप्टन लिखते ही बच्चों आप कितना को इलेक्ट्रॉन समाहित कर दिए? 36 को। 36 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया। अब बचे कितने? 40 में से 36 के आपके पास बस 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। सर अब क्या लिखें आगे? तो आगे लिखने का मैंने आपको रूल बताया था कि क्रिप्टन को देखो कितने नंबर पे, क्रिप्टन 4 नंबर पर है, तो आगे एगो बढ़ा के लिखो। लिखो 5s, एस ही लिखा जाता है, एगो बढ़ा के 5s लिखो। अगर जेनॉन होता तो 5 है, तो इससे एगो बढ़ाते 6s लिखते हैं, तो 5s लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो। एस की कैपेसिटी कितनी होती है? 2, तो 5s2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 घटा लो। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए तुम्हारे हाथ में? 2। अब क्या करेंगे? सर इसके बगल में ना अब 5s लिखे ना, तो इससे एगो कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, तो लिखिए 4, ठीक है। और डी ही लिखिएगा आप। 5s माने जो भी यहाँ s लिख दिया उसके साथ आप डी ही लिखेंगे और एक नंबर कम कर देंगे। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 10, लेकिन है कितने? 2, तो 2 दे दो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? जिरकोनियम का। आइए अब दूसरा लिखते हैं। अब डायरेक्ट लिख देंगे, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए दूसरा लिखते हैं। किसका लिखें? सर आयरन का लिख दीजिए। आयरन का लिख दीजिए सर। एफ का लिख दीजिए। एफ का, एफ का 26 होता है। 26 किसके बीच में आएगा? 18 और 36 के बीच में, यहाँ 26 आएगा। तो इसका मतलब है आर्गन और क्रिप्टन के बीच में आ रहा है, तो हम आर्गन से पीछे वाले से स्टार्ट करेंगे। तो आर्गन लिखेंगे बच्चों। आर्गन लिखते हैं, हमने कितने इलेक्ट्रॉनिक को हमने सजा लिया? 18। तो 26 में से 18 घटा लो, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आप तुम्हारे हाथ में? 8। अब आर्गन कितने नंबर पे है? 3, तो इसके जस्ट बगल में एक बढ़ा के लिखेंगे 4s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन समाएंगे? 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हाथ में बच गए? 6। अब एस के जस्ट बगल में डी लिखते हैं और नंबर क्या लिखते हैं? 4 से 1 कम, मतलब यहाँ जो भी रहेगा उससे कम, तो 4 से 1 कम 3। अब डी की कैपेसिटी 10 है बच्चों, लेकिन हमारे पास 6 ही है, 6 लिख देंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar4s2 3d6। ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पहले सीख गए, मुझे पूरा यकीन है कि आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो एक और चीज सीखिए कि सर यहाँ पर ना आपको Fe से काम नहीं चलेगा, आपको कभी कभी Fe2+ का निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कभी कभी Fe3+ का निकालना पड़ेगा। तो सर Fe3+ और Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है? आप सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, फिर आप फंस जाएंगे। ऐसे लिखेंगे आप, जब एक बार ऐसे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, माय डियर एक बार अगर आप लिख लिए हैं, तो आप एक काम कीजिए, अभी आप ऐसे लिखिए, ठीक है ना। लिखने के बाद आप इसको सजा दीजिए, एक बार लिखिए इसके साथ सजा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी सजाया हुआ मिलेगा आपको, सजा दीजिए। और नहीं तो ज्यादा तेज है तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा, हमको क्या करना है, आप इसको सजाइए। अब ये एफी का जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं, तो आप रियल वाला कैसे लिखेंगे? सजा के आप AR लिखेंगे। सजाने का रूल क्या है? ये जो नंबर्स हैं 4 और 3, ये है प्रधान क्वांटम संख्या, कक्षा संख्या। जो कक्षा संख्या छोटी होती है वो आगे लिखते हैं। तो 3 छोटा है या 4? 3 छोटा है तो 3 आगे लिखेंगे, 3d6 और 4 पीछे लिखेंगे, 4s2। ये सबसे ऑथेंटिक हो गया बच्चों। अब इस तरीके से जब तुम लिखने लगोगे, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के उसको बढ़ते क्रम में सजा दोगे कक्षा संख्या के, तब जाके तुम Fe2+ और Fe3+ का विन्यास आसानी से लिख सकते हो। तो माय डियर, अब मैं कोशिश करूंगा कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के बढ़ते क्रम में सजा के सीधे लिख दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आगे आइए, जो क्वेश्चन था उसको सीखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या था कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व, क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व
संक्रमण तत्व हैं, इसकी विवेचना करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको छोटा सा मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि डी ब्लॉक के तत्व वो होते हैं जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करें। बिल्कुल सर। और संक्रमण तत्व कौन होते हैं? जिसमें मूल अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो भी होती है इसकी आयनिक रूप ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरा हो। दोनों के डिफिनीशन कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व है कि नहीं। एक बार चेक कर लीजिए, चेक करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगेगा, चेक करके ही देखना चाहिए। तो एक डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं जिंक। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता कि जिंक डी ब्लॉक का तत्व है? मैं बताता हूँ कैसे पता चला जिंक डी ब्लॉक का तत्व है। जिंक का कितना होता है? 30। देखो आर्गन से स्टार्ट करो, ठीक है। अब तो ये समझाना नहीं पड़ेगा। और बढ़ते क्रम में लिखो 3D, अच्छा संख्या का बढ़ते क्रम में 3D10 4s2। हाँ, ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन तो इसमें गया। नहीं बाबू, फिर तुम कंफ्यूज आ रहे हो, फिर हमको ले जा रहे हो वहीं पर जहां से हम छोड़ के आए हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में नहीं गया है। जो लड़के बहुत कमजोर होंगे सोच रहे हैं ओ माय गॉड ये तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया है, अब मास्टर करे डी ब्लॉक का तत्व है। नहीं नहीं, देखो रियल में ऐसे लिखा जाता है, रियल में लिखा जाता है 4s2 3D10। आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में ही गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे परफेक्ट क्या होता है कि आप बढ़ते क्रम में लिखें। तो ये तो रियल वाला हो गया कि इसमें क्या हो गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया, लेकिन बढ़ते क्रम में लिखो बाबू, क्योंकि अभी Zn2+ या किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो उससे आसानी से निकलता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में इसको क्या लिखेंगे AR, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही गया तो डी ब्लॉक का तत्व है, यानी ये डी ब्लॉक का तत्व है जिंक, नो डाउट। आर्गन 3D10 4s2, ठीक है, ओके। अब आइए पता लगाते हैं कि जिंक संक्रमण तत्व है कि नहीं। डी ब्लॉक का तत्व साबित हो गया, यहाँ ये डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व है कि नहीं एक बार चेक करो। तो पता चला कि संक्रमण तत्व होने के लिए आपकी मूल अवस्था में, तो मूल अवस्था तो यही है जिंक, ओके। इसकी मूल अवस्था में देखिए तो डी कक्षक खाली है क्या? नहीं है सर, D10 है सर, डी कक्षक खाली नहीं है, यानी यहां से तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। अब क्या करें बच्चों, एक बार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में चेक कर लेते हैं। इसकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है फेमस Zn2+, एक ही होती है, उसमें चेक कर लो Zn2+ का चेक कर लो, Zn2+, Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, चेक हो जाएगा। तो Zn2+ के मतलब क्या है कि Zn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कौ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2+ है तो 2 निकाल दो। तो देखिए ये 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, लीजिए कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, 4s2 में का ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तो Zn2+ हो जाएगा। AR 3D10 4s2 का दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म, तो 4s0, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, ठीक। अब देखो तो मूल अवस्था जो जिंक की थी उसमें भी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा था, और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है Zn2+ उसमें भी डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा है, यानी यहां से भी ये संक्रमण तत्व नहीं है। यानी ये बेचारा ना तो अपने मूल अवस्था में ना ही अपने ऑक्सीकरण अवस्था में कहीं भी ये अपने डी कक्षक खाली नहीं रखा हुआ है, अपूर्ण भरा हुआ नहीं रखा है, पूरा भरा हुआ रखा है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन डी ब्लॉक का तत्व तो है, इससे साबित होता है कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंक एक डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। कैसे साबित हुआ? क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है कि जिंक के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में गए थे, तो वो डी ब्लॉक का तत्व तो हो गया, लेकिन इसी जिंक के मूल अवस्था और उसके ऑक्सीकरण अवस्था Zn2+ में हमने चेक किया तो अपूर्ण भरे डी कक्षक नहीं थे, तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। इससे साबित होता है कि सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। अब मैं बता देता हूं कौन कौन नहीं होते। देखो जिंक नहीं होता,
कैडमियम नहीं होता, एक Hg नहीं होता। ये तीनों डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में ही प्रवेश करेगा। तो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इनकी मूल अवस्था एवं ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरा नहीं होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये तीन डी ब्लॉक के तत्व हैं क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं इनके, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनके हमने मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था में चेक किया तो पाया कि इसमें डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हुए नहीं है, खाली कहीं नहीं है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। अब एक मजे की बात आपको मैं यहां बताना चाहता हूं, बहुत मजे की बात है, दिमाग से सुनिएगा। ये संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अध्ययन हम लोग संक्रमण तत्वों के साथ ही करते हैं। ना तो जिंक, ना तो कैडमियम, ना तो मरकरी, Hg, पारा, ये कोई संक्रमण तत्व नहीं है। लेकिन इन तत्वों का अध्ययन, इन तत्वों के रासायनिक गुण, एवरीथिंग, जो चीज भी इनके बारे में पढ़ना है वो हम संक्रमण तत्वों के साथ ही रख के पढ़ते हैं। जब तुम संक्रमण तत्व हो नहीं तो तुम्हें संक्रमण तत्वों के साथ रख कर ही तुम्हारा अध्ययन क्यों किया जाता है, इसका भी आंसर मैं देता हूं। किसी भी संक्रमण श्रेणी के चाहे वो 3D हो, 3D संक्रमण श्रेणी हो, उसका अंतिम तत्व स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक तक जाता है, उसका अंतिम तत्व जिंक होता है। जबकि 4D संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व यतरियम से लेकर कैडमियम होता है। 5D संक्रमण श्रेणी के कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? लैंथेनम से लेकर Hg होता है। भले ही जिंक, कैडमियम और Hg संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन ये सभी संक्रमण श्रेणी 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, उनके संक्रमण श्रेणियों का अंतिम तत्व ये है, अंत में यही आता है। इसीलिए इनके गुणों को, चूंकि यह सभी संक्रमण श्रेणियों के अंत में आते हैं, 3D के अंत में जिंक, 4D के अंत में कैडमियम और 5D के अंत में Hg, पारा आते हैं, इसलिए भले ये संक्रमण श्रेणी के तत्व ना हो लेकिन सभी संक्रमण श्रेणियों के अंत में आते हैं। इसलिए इनका अध्ययन, इनके किसी भी गुण का अध्ययन, रासायनिक गुण या कोई भी गुण का अध्ययन, इन तीनों तत्वों का हम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साथ ही करते हैं। मात्र कारण इतना है, अगर ये संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व नहीं होते, जहां पे संक्रमण श्रेणी अंत हो रहा है उसके बाद के तत्व नहीं होते, तो इनका अध्ययन संक्रमण श्रेणी के साथ, संक्रमण तत्वों के साथ नहीं होता। तो चूंकि ये जितने भी तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और Hg, ये सभी के सभी तत्व संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व हैं, इसलिए इनका अध्ययन, इनके गुणों का अध्ययन, इनके यौगिकों का अध्ययन हम लोग संक्रमण तत्वों के साथ, संक्रमण श्रेणी के साथ करते हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप NCERT पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है। NCERT आप जरूर पढ़िएगा मेरे पढ़ाने के बाद, उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई साहब Zn, Cd और Hg भले ही संक्रमण तत्व नहीं है तो क्या हुआ, ये सभी संक्रमण श्रेणियों के अंतिम तत्व हैं, इसीलिए इन्हें हम संक्रमण तत्वों के साथ ही पढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस चैनल के सभी वीडियो का आपको
नोटिफिकेशन जाता रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।